हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान शिव की कृपा से आपको इस वर्ष सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है, जो लक्ष्य है, वो जरूर पूरा हो दोस्तों। तो दोस्तों हमारी देखिए जनरल साइंस वाली जो सीरीज चली थी सामान्य विज्ञान वाली, उसका आज पार्ट 28 है। इसमें भी जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम देखेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम तक मैंने आपको बोला, लगातार कोशिश करूंगा मैं आपको ये सीरीज़ दूं, और जो जनरल साइंस के क्वेश्चन बनने हैं आपके कंप्यूटर और जनरल साइंस के, वहाँ पे सिलेबस में 15 क्वेश्चन आपके बनने हैं। ठीक है, अब मे भी इसमें हो सकता है कि 9 क्वेश्चन साइंस के बने, 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के बने, या हो सकता है 10 क्वेश्चन आपके साइंस के बने, 5 कंप्यूटर के बने। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो भी आयोग ने पैटर्न दिया है पेपर होने के बाद ये पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन आयोग किस सेक्शन से पूछता है। ठीक है, बट ये है कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका दैनिक जीवन में हमको उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो विज्ञान के क्वेश्चन में घबराए ना, जो भी ह्यूमैनिटीज वाले छात्र हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आप लूसेंट की जो साइंस का पोर्सन है या महेश कुमार बर्नवाल वाली बुक का साइंस का पोर्सन है, उतने से भी काम चला सकते हो। बहुत ज़्यादा है, उतना भी आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज सामान्य विज्ञान जो टेस्ट सीरीज है पार्ट 28। इस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको भाग 1 से 28 तक मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन है, देख लेना एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में जो हमारा सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ये किसने प्रतिपादित किया था। तो नो डाउट इसका आंसर है दोस्तों एक महान वैज्ञानिक जिसको हम जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना रहती है इस तरह के क्वेश्चनों की, तो अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए इको मार्क का प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो इको मार्क होता है ना, किससे रिलेटेड होता है, तो थोड़ा देखिए किसी किसी क्वेश्चन में ना हमको अपना विवेक भी प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में इको लिखा हुआ है, तो इको मतलब इकोसिस्टम, पर्यावरण से जो फ्रेंडली होगा, पर्यावरण को जिससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये होता है इको मार्क। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित सामग्री। ऐसी सामग्री जो पर्यावरण पे कोई भी गलत इफेक्ट नहीं करेगी, उस पे इको मार्क लिखा होता है। इको मार्क का जो प्रमाण पत्र होता है वो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है। तो फ्लाई ऐश जो पॉल्यूशन होता है किसके द्वारा होता है। तो देखिए पॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं, आपका एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। तो बहुत तरीके के पॉल्यूशन होता है, जिसमें एक हमारा फ्लाई ऐश पॉल्यूशन भी होता है। और फ्लाई ऐश पॉल्यूशन जो होता है एयर पॉल्यूशन का ही एक टाइप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मल पावर प्लांट जो होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए जो ताप विद्युत ग्रह होता है ना भारत में, जितने भी जहाँ से ताप के द्वारा बिजली बनाई जाती है, तो इन थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले को जलाया जाता है ऊर्जा के लिए, और उसके बाद ऊर्जा ट्रांसफर होती है विद्युत ऊर्जा में। तो कोयला जब जलाया जाता है, तो कोयले जलाने से आपको पता है पुरानी ट्रेन वगैरह आपने देखी होंगी, पुरानी ट्रेनों में एज ए फ्यूल कोयला जाता था और उसके ऊपर कितना काला धुआं आता था ट्रेन के ऊपर। तो इसी तरीके का जो ताप विद्युत संयंत्र है, वहाँ से फ्लाई ऐश निकलता है, जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड भी पर्याप्त होते हैं। ठीक है, और पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इस पर बहुत ही गंभीर एक खतरा पैदा करता है ये फ्लाई ऐश प्रदूषण। ओके, तो ध्यान रखना आपने, ये कहाँ से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था। तो ये क्वेश्चन तो देखिए बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है। पहली बार देखिए वर्ल्ड में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, ये किसने किया था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये साइंटिस्ट थे भैया क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई थी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई। फायर अलार्म में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फायर अलार्म, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गए होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गए होंगे आजकल, वहाँ पर क्या होता है, घर के छत पर एक वो लगा रहता है, स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर में जैसे धुआं जाता है तो फायर अलार्म बज जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आग लगने की संभावना है। इसलिए बहुत जगह पे लिखा होता है नो स्मोकिंग जोन, इसी वजह से लिखा होता है। तो अगर फायर अलार्म बजेगा दोस्तों, तो इसमें हमेशा यूज होता है फोटो सेल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फायर अलार्म में फोटो सेल होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए सिंथेटिक कौन सा नहीं होगा इसमें? तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें तो देखिए लैक्सोन होता है, नियोप्रीन होता है, टेफ्लॉन होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है 12th में। लेकिन जो फाइब्रिन होता है, इसमें फाइब्रिन हमारा जो ब्लड में ना प्राकृतिक तरीके से पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती है उनके साथ मिलकर ये क्या करता है, रक्त स्राव वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है हमेशा। तो फाइब्रिन जो होगा ये एक सिंथेटिक यहाँ पे पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा पाया जाता है? तो ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें प्राकृतिक तौर पे Fe यानी कि लौह पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मायोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन का ही एक हिसाब से घटक होता है मायोग्लोबिन। और देखिए हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इसमें आयरन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि आयरन का जो नेचुरल कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए मायोग्लोबिन में आयरन विद्यमान रहता है और इसी की वजह से हमेशा देखिए जो हमारा ब्लड होता है और हीमोग्लोबिन उसमें उपस्थित रहता है, उससे ऑक्सीजन बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बनता है। ठीक है, और ये हमेशा ऊतकों में जाकर ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में ट्रांसफर कर देता है। तो ये एक पूरा मेथड होता है, आपने पढ़ा होगा, जो रक्त परिसंचरण वाला टॉपिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मायोग्लोबिन। अगर यहीं पे क्वेश्चन बना होता कि हीमोग्लोबिन, अगर मायोग्लोबिन की जगह ऑप्शन में हीमोग्लोबिन भी होता तो फिर भी आपका आंसर सही होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जो पेड़ से मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर ध्यान से हम देखते हैं दोस्तों, तो इनमें जो हमारा हींग होती है, हींग जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं दोस्तों, हींग हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिलाजीत हमको पाषाण में मिलता है, सुहागा भी हमको पेड़ से नहीं मिलता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हींग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जीन तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम होता है ना जीन, जिसमें कूटीबद्ध सूचनाएं होती हैं, है ना। जीन से ही तो पता चलता है कि जो हमारी डीएनए वगैरह होता है, आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है इससे। और जब किसी जीन का, यहाँ पे बोला कि जब किसी जीन का अनुक्रम आधार में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि मेरे जो जीन है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में जाने में, तो ऐसे डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है दोस्तों उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन कहते हैं इसको। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, म्यूटेशन। जैसे आपने सुना होगा ना, कोविड का जो वायरस आया था उसका भी कई बार म्यूटेशन हुआ, फिर वो ओमिक्रॉन में चेंज हुआ, फिर और चीज़ों में चेंज हुआ। तो म्यूटेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए हमारे जो चावल होता है दोस्तों, पहले प्राचीन तरीके में आपने देखा होगा, गांव घरों में आज भी हम उत्तराखंड में देखते हैं, ओखल में धान को कूटा जाता था। तो वो धान क्या होता था, पौष्टिक होता था, उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमको विटामिन B1 भी मिलता था। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से यहाँ पर बेरी रोग हो जाता है। देखिए ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावलों में जो लेयर निकलती है बाहर की, उसके साथ साथ उसमें जो विटामिन B होता है वो भी आउट हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उन चावल को खाने का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन B1 जिसकी कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन B1 का अगर केमिकल नेम पूछता है तो इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। ठीक है, विटामिन B का केमिकल नेम क्या है, थायमीन है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी हमारा रेडीमेड चावल आता है मार्केट का पैकेजिंग वाला, वो वाला जो वो उसको मशीन में डाल के पॉलिश किया जाता है ताकि और शानदार दिखे चावल और बाजार दर्शन का कंप्लीट इफेक्ट पड़े मानव मस्तिष्क पे। ठीक है, लेकिन वो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करिएगा दोस्तों कि धान खरीद के उनको कूट कर खाया जाए, भले चक्की में कूट कर खाया जाए या उखल में कूट कर खाया जाए, फिर भी उसमें विटामिन B शेष रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे दिए गए देखिए, रक्ताल्पता एनीमिया जो होता है ये B12 की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइनोकोबालेमिन B12 का केमिकल नेम होता है। एंड गाइटर जो होता है घेंगा आपका आयोडीन की कमी से होता है, इससे गले में बहुत बड़ा एक मतलब गोल सा गलगंड हो जाता है। ठीक है, इसमें तो आयरन की माफ कीजिएगा आयोडीन की कमी से गाइटर रोग होता है। ऐसे रिकेट्स दिया गया, देखिए रिकेट्स रोग होता है विटामिन D की कमी से। विटामिन D का जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्सीफेराल, और विटामिन D का जो नेचुरल सोर्स होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में को जमने के लिए जिम्मेदार है?
तो बताइए जो हमारा ब्लड का जो थक्का जमता है ना, इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, हमारे क्लासेस में था, हमने हाई स्कूल से भी पढ़ा, इंटर में पढ़ा। विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन के भरपूर मात्रा में होगा तो रक्त का थक्का, आप समझ रहे हैं रक्त का थक्के का मतलब क्या है? रक्त का थक्के का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए मेरा कोई कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है कट लगने के बाद, अगर मेरे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा समय तक होगी, जिससे मेरा शरीर क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, है ना। और ब्लीडिंग ज़्यादा होने से मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए विटामिन के जिसके शरीर में भरपूर होगा तो थोड़ी देर बाद ब्लड अगर स्रावित भी होता है तो थोड़ी बार आपने देखा होगा कि जमने लगता है अपने आप ही, तो ये रक्त का थक्का बनने से होता है और ये विटामिन के की उपस्थिति से होता है। विटामिन के जो होता है दोस्तों, ये इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है नेप्थोक्विनोन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विटामिन के वसा में विलेय एक विटामिन होता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन के वैसे यकृत में थोड़ा बहुत जमा भी रहता है, संश्लेषित भी रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने। और ऐसे विटामिन ई जो होता है ये प्रजनन क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है दोस्तों, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी हो जाता है, और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली यूज़ होना चाहिए इसका, क्योंकि ये शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए हमने हर दिन हम कुछ ना कुछ खट्टा खाएं, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। एंड विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि आपके मसूड़े वगैरह होते हैं, हमारे मसूड़े में खून सूजन वगैरह हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं मसूड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम सभी को पता है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये कुछ गैसों से होता है, जिन गैसों का नाम है मीना का जलवा ओ, ठीक है, आपने ये याद रखना है। मीना थी, मीना ने बिल्कुल बॉलीवुड के किसी सॉन्ग पे ऐसा डांस किया, सभी के मुंह से निकला मीना का जलवा ओ, तो इससे आपको ग्रीन हाउस गैसें याद हो जाएंगी। मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प, ओ से ओजोन। ये वो गैसें हैं दोस्तों जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट में सहभागी है, इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये पृथ्वी के वातावरण में होते हैं, सूर्य का तापमान जो पृथ्वी की सतह पर आता है, वायुमंडल में इन गैसों के होने की वजह से वो तापमान परिवर्तित होकर वापस नहीं जा पाता अंतरिक्ष में, या बोल सकते हैं कि वायुमंडल के बाहर। इससे वो क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पे ही रह जाता है पूरी तापमान, और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका सबसे बड़ा खतरा है ग्लेशियरों को। अगर ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो बहुत से जो हमारे तटीय देश हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। अभी कुछ एक रिपोर्ट्स आ रही थी, मैं देख रहा था कि 2050 तक बहुत से ऐसे देश हैं विश्व के जिनका नामो निशानी नहीं रहेगा, जो समुद्र के नीचे समा जाएंगे। एंड इसका पूरा रीजन है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको कम किया जा सकता है बस एक ही चीज़ से, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। पेड़ लगाने से क्या होगा, इन गैसों का जो घनत्व है वायुमंडल में वो कम होते रहेगा, क्योंकि पेड़ जो होते हैं आपका ऑक्सीजन निर्माण में बहुत मददगार होते हैं। तो देखिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता अगर पृथ्वी पर, तो हमेशा पृथ्वी का जो सतह का तापमान होता वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन में इसको बोलूँगा, बहुत बढ़िया। तो -18 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो देखिए जो भी हमारा एक इकोसिस्टम होता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा इकोसिस्टम में जो हमारे विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्व गुजरते हैं। हम मान लीजिए जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, तो एक तरीके से ना हमारा अलग अलग तरीकों से क्या होता है, न्यूट्रिशन आगे बढ़ते हैं पोषक तत्व। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों हमारा जैव भू रसायन चक्र, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, बायो जियो केमिकल साइकिल इसको कहा जाता है। देखिए पारितंत्र जो होता है ना, इकोसिस्टम से जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ना कोई समुदाय होता है, ठीक है, समुदाय यानी कि बात हो रही है यहाँ पे कम्युनिटी, और समुदायों का एक क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदल जाता है, इसको कहा जाता है सीयर। ये बहुत ही नया क्वेश्चन होगा बहुत से लोगों के लिए। ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का क्वेश्चन है, साइंस में भले मैंने ऐड किया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका कहलाता है सीयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए नहीं है पूछ रहा है, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपने।
तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, बिल्कुल सही है, वृद्धि हार्मोन भी इसको कहा जाता है। एस्पार्टेम जो होता है संश्लेषित मधुरक होता है, बिल्कुल सही है ये भी। एस्पार्टेम वगैरह ये जो बहुत ही ज़्यादा होता है ना डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट, जैसे हमारे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए आपका शुगर फ्री क्या वो भी आती है मीठी गोलियाँ ना, उससे वो चाय वगैरह में डाला जाता है। नियोप्रीन जो होता है विश्लिष्ट रबड़ होता है, बिल्कुल सही है। नियोप्रीन एक घटक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। रेयन जो होता है आपका रूपांतरित स्टार्च, ये गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी, ठीक है। रेयन जो होता है दोस्तों ये आपका एक रेशा होता है, ठीक है, रेशा, संश्लेषित रेशा इसको हम बोलते हैं रेयन को, ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है सभी। तो दोस्तों ये था आज जनरल साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का पार्ट 28, और मैंने जैसा आपको बोला है कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, और जनरल साइंस की क्लासेस मैं अच्छे से आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। अभी हम देखेंगे अगर वन दरोगा का री एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है तो वन दरोगा के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की जाएगी जनरल साइंस की। आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। और दोस्तों अच्छे से स्टडी करना आने वाले 5 मार्च के एग्ज़ाम के लिए, और कंटिन्यूटी बना के रखें। बाकी आपके कोई भी डाउट क्वेरीज, कोई भी सवाल फीडबैक हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। बाकी ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 21 फरवरी से, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 2 मार्च तक। डेली आपको 10 बजे एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा एप्लीकेशन स्टोर पे, और इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करना। ये कनिष्ठ सहायक के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें ऐसे जनरल साइंस, कंप्यूटर, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी के 25 क्वेश्चनों पर आधारित ये टेस्ट सीरीजें होंगी। तो इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, एग्जाम से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है टेस्ट सीरीज लगाने से। और बाकी कोई भी डाउट क्वेरी होगा आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं हमें व्हाट्सअप पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9760040434, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बाकी किसी भी तरीके के कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए जल्दी मिलेंगे आपको, अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।